चाहिए। ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। कल छठे चरण का मतदान है। गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों की सीटों पर कल वोट पड़ेगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी अग्नि परीक्षा का काल होगा कल का। हम लोग कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी अपने होम पिच पर खेलता है, घरेलू मैदान पर खेलता है, तो उसके कंधों पर उम्मीदों का पहाड़ जरा ज़्यादा भारी होता है। और वही बात राजनीति में लागू होती है जो कल योगी आदित्यनाथ पर लागू होगी। लेकिन ये जो छठा चरण है, जिसके लिए योगी जी ने कहा कि हम 270 के पार चले जाएंगे और 7वें चरण के बाद 330, ये मंच की अभिव्यक्ति है। अखिलेश जी भी कह चुके हैं, वो तो एक बार 400 तक बोल चुके, यानी 3 ही सीटें बचेंगी, दूसरों के लिए वो अलग का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि ये छठा और 7वां चरण एक मायने में बहुत अनूठा है, बहुत अनूठा। ये वो इलाका है, दोनों चरणों, ये 2 चरण वो हैं जिनमें दोनों पार्टी यानी भाजपा और सपा की जो मुख्य मूर्तियां हैं वो नहीं, उनके सहयोगी दल कैसा परफॉर्म करते हैं, इस पर टिकेगा आकर ये चुनाव। ये जान लीजिए, ये छठा चरण इस बात पर नहीं टिकेगा परिणाम इसका समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कि अखिलेश यादव कैसा परफॉर्म करते हैं। बड़ी बात कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल कैसा परफॉर्म करेंगी, इस पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का भविष्य टिकेगा आकर। और इसी बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, छठे और 7वें चरण के लिए भाजपा के संदर्भ में भी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद तो कल वाले ही चरण में, ये दोनों कैसे प्रदर्शन करेंगे, इनके दल कैसे प्रदर्शन करेंगे, ये भाजपा को कितना अपनी जाति का वोट दिला पाएंगे, इस पर भाजपा का प्रदर्शन निर्भर करेगा। योगी जी मोदी जी से ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल इनको इनकी जातियों ने कैसे रिसीव किया। ये बड़ा बड़ा मसला है और मुझे लगता है इस पर इस ढंग से दृष्टि नहीं डाली गई। और पूरब में जातियों का जो माया जाल है वो और ज्यादा सघन हो जाता है, संकुल हो जाता है। और 2017 का एक आंकड़ा आप जहन में रखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2017 की ऐतिहासिक विजय में जो वोट मिला था उसमें आधी हिस्सेदारी से थोड़ा कम 48% के आसपास की हिस्सेदारी अकेले भाजपा को मिले वोटों में, अकेले गैर यादव ओबीसी वोट की थी। यानी लगभग भाजपा को मिले वोट में आधी हिस्सेदारी गैर यादव ओबीसी की। भाजपा इस आंकड़े को अगर यथावत मेंटेन रख ले गई
तो स्वाभाविक तौर पर इतिहास बदल देगी वो। और जितनी मात्रा, और अगर इसके विपरीत अगर जितनी मात्रा में यह आंकड़ा नीचे आता जाएगा, उतनी ही मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रदर्शन माइनस में जाता जाएगा। यह भी जान लीजिए। 17 में विजय का मूल आधार था यही 48% वोट जो बीजेपी को मिला, उसका 48% वोट अकेले नॉन यादव ओबीसी का। इसीलिए मैंने कहा कि इस छठे चरण में एक और ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, ये अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन लोगों के प्रदर्शन से ज्यादा देखने लायक इन दोनों गठबंधन वाले समूहों का प्रदर्शन देखना होगा। ये जिसके भी साथी चल गए वो छठा सातवां चरण जीत लेगा, और जिसके साथी नहीं चले उसकी भैंस गई पानी में। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट बनाई है, जरा उसको देख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। यानी 5 चरणों के चुनाव के रुझान बताते हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। भारत माता की अब की बार 400 पार। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। कल छठे चरण का चुनाव जब होगा ना, तो वह छक्का लगेगा, छक्का। सीधे स्कोर पहुंचेगा 275। सुना आपने, छठे चरण के मतदान से ठीक पहले तमाम अनुमान और आंकड़ों के बीच सीएम योगी का ये बयान चकनाचूर कर सकता है विपक्ष के अरमान, क्योंकि सीएम योगी के मुताबिक इस छठे चरण में बीजेपी छक्का लगाएगी और इसी के साथ सीटों का स्कोर 275 हो जाएगा। कल छठे चरण का चुनाव जब होगा ना, तो वह छक्का लगेगा, छक्का। सीधे स्कोर पहुंचेगा 275। 403 सीट वाली यूपी विधानसभा में 202 है बहुमत का आंकड़ा। ऐसे में सीएम योगी के 275 वाले बयान के मायने आप बखूबी समझ ही सकते हैं। इतना ही नहीं, 7वें चरण के बाद तो 330 सीट का दावा कर रहे हैं सीएम योगी। यानी 5 चरणों के चुनाव के रुझान बताते हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। काफी आगे बढ़ने का मतलब, कल छठे चरण का चुनाव जब होगा ना, तो वह छक्का लगेगा, छक्का। सीधे स्कोर पहुंचेगा 275। कितना पहुंचेगा? 275। और भाइयों बहनों, जब 7वें चरण में जोरदार छक्का लगेगा तो पहुंचेगा 330। कितना पहुंचेगा? सीएम योगी ने तो सरकार बनाने का अपना स्कोर बता दिया, वहीं सरकार बनाने की हर संभव शिद्दत में जुटे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी तमाम मंचों से अपना आंकड़ा बता चुके हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान है। छठे चरण के इस दंगल में सभी दलों का इम्तिहान है। सीएम योगी के गढ़ की वजह से उनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा ज्यादा है। वहीं बड़ी जिम्मेदारी अपनी अपनी जातियों के उन नेताओं के कंधों पर भी है जो इस चुनावी रण में राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। हालांकि सियासी मंचों की लड़ाई जमीन पर भी उतर आई है। मौर्य के काफिले पर हुआ हमला छठे चरण के गलियारों में शोर करता दिख रहा है। दुख है इस बात का कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो इतने बड़े नेता हैं, उनके साथ ये घटना हुई है और ये पिछड़ों के ऊपर पहली बार नहीं हुई है। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जान चली गई होती, उनके साथ जो लोग थे वो चोट खाए हैं, गाड़ियां टूटी हैं, शीशे टूटे हैं, पत्थरबाजी है,
ये सरकार कुछ भी कर सकती है। यही ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हुआ, जब वो कचहरी में गए तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और दलित विरोधी है। बहरहाल 403 सीटों के रण में अब छठा और सातवां चरण ही बचा है। कल 57 सीटों पर मतदान के बाद 54 सीटों का इम्तिहान बाकी रह जाएगा। लेकिन इस आखिरी दौर के घमासान और इम्तिहान में सीटों के बयान पर सवाल ये है कि किसका दावा है दमदार। इन दावों से किसकी बनेगी यूपी में सरकार। सभी लोग सहमत हैं। मुझे लगता है कि दोनों के नंबर 330 भाजपा और 400 पार सपा, ये दोनों ही नंबर सिर्फ मंच से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बोले गए हैं। अन्यथा बोलने वाले भी जानते हैं कि दोनों नंबर ठीक नहीं है। हम तो समझ ही रहे हैं, बोलने वाले भी जानते हैं कि ये नंबर आने वाले नहीं है, बस बोलने के लिए ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। युद्ध में जब आप होते हैं तो सेनापति सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं, स्वाभाविक है। मैं बहस को बिल्कुल एक नए डायमेंशन पर आज रखूंगा, छठे और सातवें चरण के लिए खासतौर पर छठा चरण। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ये चल गए तो भाजपा बैतरणी पार, ये नहीं चले तो अटक भी सकती है, लटक भी सकती है। यही बात समाजवादी पार्टी के लिए, मंच से कौन क्या कह रहा है उसको एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए अभी। अगर ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल जो आपके एलआई है वो चले और साथ में जो घर आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा कुर्मी नेता और राजभरों के एक और नेता ओम प्रकाश राजभर के अलावा जो आपकी पार्टी में आ गए रामअचल राजभर, अगर ये लोग रिजल्ट दिए पूरब में तो सपा बैतरणी पार। बहुत सरल हो गया चुनाव अब। और अगर ये रिजल्ट नहीं दिए तो अनुलोम विलोम करना चाहे शीर्षासन करना हो ना जाना कुछ नहीं। यानी अब चुनाव आपके नेता के चेहरे पर नहीं रहा ना, आपके जो साथी सहयोगी हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं चुनाव में, वहां पर आके टिक गया चुनाव। एहसन सिंह, आप इस बात से सहमत हैं इस मेरी व्याख्या से? क्योंकि नई व्याख्या है तो थोड़ी अटपटी भी होगी, स्वाभाविक है जी। एहसन सिंह साहब। अमिताभ जी, तो प्रणाम करता हूँ, बड़े भाई हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रही भैया, आ रही। सर मैं कह रहा था, आप बड़े भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपकी बात से कौन नहीं सहमत होगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जब सुंदर कार्य करने आप जा रहे हैं और आपके सुंदर सहयोगी हैं तो परिणाम भी सुंदर ही आएगा। आप देखिए, इस चरण का जो चुनाव है वो तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम भक्तों के बीच में है। इस चरण का जो चुनाव है वो काशी कॉरिडोर का उपहास करने वाले और काशी कॉरिडोर का विकास करने वालों के बीच में है। इस बार का जो चुनाव है वो पर्ची पे सरकार चलाने वाले, परिवार का पेट भरने वाले और पूरे प्रदेश का विकास करने वालों के बीच में है। मुझे लग रहा है अमिताभ जी की हमारे सुंदर सहयोगियों के द्वारा हमने 5 साल में जो सुंदर कार्य प्रदेश के लिए किया है, प्रदेश की जनता के विकास के लिए कार्य किया है जी, उसका भरपूर सहयोग और भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। ठीक। एहसन सिंह, एक एक प्रश्न खड़ा होता है। 17 में जब आप चुनाव में गए तो ओम प्रकाश राजभर आपके साथ खड़े थे और स्वामी मौर्य आपके साथ खड़े थे, स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक, पूरब में 2 प्रभावशाली पिछड़े वर्ग की जातियों के बड़े नेता आपके साथ खड़े थे। इस बार जब आप चुनाव में, ठीक, अयोध्या कॉरिडोर ये सब अभी है,
लेकिन हम लोग ये कई बार व्यवहारिक धरातल पर भी खड़े होकर बात कर ले। वो दो ने जातियों के बड़े चेहरे आपसे अलग जा चुके, क्या आपको लगता है कि उससे नुकसान हो सकता है? देखिए अमिताभ जी, इस बार का जो चुनाव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित लाभार्थी वर्ग से कर रहा है। मैं कुशीनगर में भी 2 दिन था, बलिया में था, गोरखपुर में था, देवरिया में। अधिकांश लोगों का ये कहना है अमिताभ जी कि अगर मुझे मोदी योगी के द्वारा 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बेशक हमारे विरोधी ये कहें कि इसका एहसान जता रहे हैं, हम तो बात कह रहे हैं कि जो रोटी छीन के और प्रदेश में जो नेतृत्व कर रहा होता था वो किसी एक के झोली में डाल देता था। आज प्रदेश की ही चीज, प्रदेश के ही लोगों की चीज प्रदेश के लोगों को मिल रही है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ अमिताभ जी आप भी मानेंगे भारतीय जनता पार्टी को। एसएन सिंह साहब अभी रोकूंगा लाभार्थियों पर एक टिप्पणी करके मैं चंद्रशेखर के पास जाऊंगा। लाभार्थियों का मिथक बहुत बड़ा है, उसका माया जाल भी बड़ा है, क्योंकि संख्या बड़ी है। मैं 1-2 उदाहरण रखता हूं अंकगणित के। मुझे लगता है आज के लिए भी और आगे अभी तो महीना भर बहस चलेगी, सरकार जिसकी भी बन जाएगी तो क्यों बनी, दूसरे की क्यों नहीं बनी, ये सब चर्चा पर चर्चा, तो उसमें मसला हमेशा रिलेवेंट रहेगा लाभार्थी का, तो हमारे सारे मित्रों के उपयोग की चीज होगी। 2014 में जब बीजेपी आई सरकार में, उससे पहले तो कोई लाभार्थी वोट बैंक था नहीं, क्योंकि तब बीजेपी सरकार में ही नहीं थी। ठीक, तब बीजेपी को वोट मिला था 17.1 करोड़, समझिएगा मेरी बात को। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में 25 करोड़ लाभार्थी जोड़े, उसका आंकड़ा मौजूद है लिखित पढ़त में सरकार के फाइल में। ठीक, यानी 25 करोड़ लाभार्थी देश भर में जोड़े केंद्र की योजनाओं के, राइट। 19 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा को वोट मिला लगभग 22.9, लगभग 23 करोड़। ठीक, यानी भाजपा ने लगभग 5.25 करोड़ आदमी एक्स्ट्रा जोड़ा। ठीक, 25 करोड़ लाभार्थी आपने क्रिएट किए तो वोट कितना बढ़ा? 5.25 करोड़। ठीक, दूसरी एक बात और कह दूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां भी लाभार्थी थे, केंद्र की योजनाएं देश भर में चली, उज्ज्वला भी चला, सब जगह चली, शौचालय चला, प्रधानमंत्री आवास योजना चली। ठीक, इन तीनों राज्यों में वोट बैंक बन गया था नया लाभार्थियों का, उसके बावजूद भी सरकारें हार गई भाजपा की चुनाव में। इसलिए मैं कहता हूं लाभार्थी का खेल अलग है, उसमें बहुत आयाम है, उनको इतनी सरलीकृत भाषा में कह पाना, समझ पाना मुश्किल है, ऐसा मैं कहूंगा अभी। इसीलिए चंद्रशेखर पांडे, ये बात मैंने जो कही ना कि नेता नहीं, प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल कैसा काम करेगा उस पर चुनाव तय होगा अब इन 2 चरणों में। ठीक, एक उदाहरण रख दूं सामने, उसके बाद फिर ये सवाल आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। 17 में बीजेपी को जितना वोट मिला उसमें ठीक आधा, लगभग 48%, 49% वोट, सुनिएगा ध्यान से चंद्रशेखर, लगभग 48% से ज्यादा वोट अकेले बीजेपी को मिला नॉन यादव ओबीसी का। ठीक, आपकी लुटिया डूबी नॉन यादव ओबीसी न मिलने के कारण, और बीजेपी घोड़ी चढ़ी नॉन यादव ओबीसी मिलने के कारण, समझ गए। बाकी कोई मुद्दा, सब बाग विलास है, क्या सब वाणी विलास है बाकी मुद्दे। ठीक, जितने भी गिना लो आप, लेकिन व्यवहारिक हकीकत यह है कि आपकी सत्ता गई इसलिए कि गैर यादव ओबीसी ने आपसे मुंह मोड़ा, और बीजेपी को सत्ता मिली एक का मात्र कारण, बाकी तो सब लिखने पढ़ने बोलने के कारण है कि नॉन यादव ओबीसी उसको मिले कुल मतों का आधा है। छोटी बात है क्या कि मेरे पास 100 रुपया है, उसमें 50 नॉन यादव ओबीसी के। चंद्रशेखर पांडे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 2 चरण बचे हैं, हालांकि ये तो फार्मूला मेरा पूरे यूपी पे लागू है, लेकिन फिर भी इन 2 चरणों में तो ये मामला और सघन हो जाता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी यही है, रामचल भी यही है, लालजी वर्मा भी यही है, अनुप्रिया भी यही है, कृष्णा जी भी यही है,
और संजय निषाद भी हैं जो अपने नाम की टोपी लगाते हैं। इसलिए खेल यहां बड़ा है। आप समाजवादी पार्टी अब यहां अखिलेश जी के चेहरे पर चमत्कार नहीं कर पाएगी ना, जैसे ये वहां अपने पार्टी के नेताओं के चेहरे पर बेहतर परिणाम नहीं पा सकते जब तक इनके साथी इनके साथ नहीं जुड़ेंगे। आप सहमत हैं इस बात से? समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता कि आप जिनको लेके आए हैं वो वोट ला पाएंगे अपनी जात का तो आपकी ठीक गोटी सेट, और नहीं ला पाए तो वो बोझ हो जाएंगे। चंद्रशेखर जी। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत होते हुए और यही आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार अगर ये प्रचंड बहुमत मिला था तो निसंदेह ये पटेल समाज के चलते, मौर्य समाज के चलते, राजभर समाज के चलते, और यही वो नेता थे, यही वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, यही पटेल समाज था, यही राजभर समाज था जो एक तरफा भ्रमित कह लीजिए या अपने नेतृत्व के कारण वहां पे वो चला गया। उसको लगा कि निश्चित रूप से हमको ये सम्मान स्थान वो प्राप्त होगा जो वो चाहते थे या जो राजनेताओं द्वारा दिखाया गया। परंतु जितना कम देर के अंदर राजभर साहब का जो चलती हुई सरकार सत्ता थी और जितना साल भर के अंदर वो भंग हुआ और पूरी सत्ता का बगावत के रूप में उस व्यक्ति ने बिताया, और बिताने के बाद आज जिस तल्लीनता के साथ में राजभर जी, मौर्य जी, पटेल समाज पूरा का पूरा खड़ा है, यह समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत है। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज आप समझ लें कि जैसे अनुप्रिया पटेल है, अनुप्रिया पटेल 2070 में एक विकल्प रहित मात्र पटेल की नेता थी, जबकि इस बार अनुप्रिया पटेल के जो अपना दल एस है उसके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। विशेष तौर से आप अपने किसी भी रिसोर्स से पता कर लें, वहां पे सोनभद्र, मिर्जापुर पूरा बेल्ट लेते हुए, चूंकि वहां पे अपना दल का और निषाद पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं सार्वजनिक मंच पे क्या बताऊं, जनता जानती है। वो मंच से स्वीकार करते हैं कि भाई हमको चुनाव लड़ना है तो हम भाजपा तो आएंगे, हमको तो पैसा लेना पड़ेगा। वो ये बात उन लोग बुरा भी नहीं मानते हैं, मान लेते हैं। तो हम आप सब जानते हैं कि पूरा सोनभद्र, मिर्जापुर का खनन से लेके ट्रांसफर, पोस्टिंग, फॉरेस्ट, अगर कोई देख रहा है तो विनीत सिंह जी कौन है और अनुप्रिया पटेल जी के प्रभारी कौन है, ये सभी लोग जानते हैं। वहां पे आधा पटेल जो लाभार्थी है वो तो ठीक है, लेकिन पटेल समाज अपने आप दुफाड़ था। कुछ पटेल समाज के साथ पटेलों ने ही अन्याय कर दिया, उनके बीच भीषण एक दुर्भाव था, वो निराशा थी। समाजवादी पार्टी ने अपना दल को ला करके और पल्लवी पटेल और राजमाता जी द्वारा उनको एक स्थान दिया। और मजेदार बात, सुखद बात यह है कि हम पूरे पटेल समाज में बहुमत का जो वोट है, बहुसंख्यक पटेल समाज का जो वोट है, इस बार हमें मिलने जा रहा है। ये आप जो भी स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके केशव मौर्य जी के विधानसभा में देखा। ठीक, आप छोड़ो, क्या आप 2 दिन के लिए क्या करना, आप तो 10 आई गई, 10 अब कौन से दूर है। मैं सचिन रावत के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कहूंगा। बड़ा चुनाव में 1000 किस्म के किंतु परंतु लोग बता रहे हैं, विद्वान लोग। मेरे जैसे कम समझ का आदमी एक सूत्र निकालता है, उसको भी लिख लीजिएगा। पश्चिम में जयंत चौधरी, पूरब में ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल, और इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर। अगर ये रिजल्ट दे दिए तो समाजवादी पार्टी को लड्डू खाने का अवसर मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा संदेह नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इतनी साफ बात कोई नहीं बोलेगा आज। और अगर ये परिणाम नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी को लड्डू खाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे रूस यूक्रेन पर डबल हमला कर दे या यूक्रेन रूस पे हमला कर दे। ठीक, तब जान लीजिए शपथ तय। अब चुनाव आ गया, कहीं नहीं है चुनाव, न काशी कॉरिडोर, न राम जन्मभूमि, न मुसलमान, न हिंदू, किसी पे नहीं, न अनाज 5 किलो किसी पे नहीं। ये 6 लोग चलेंगे तो रिजल्ट ये, और नहीं चलेंगे तो रिजल्ट ये। सचिन रावत,
कांग्रेस से मैं लगातार बात कर रहा हूं तो उनका एक ही उत्तर होता है कि भाई ये तो अलग बात है और हम लोग तो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी जनता को जन जागरण कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड से होता नहीं, जब युद्ध हो रहा होता है तो एक ग्राउंड से इको आती है नहीं, जो ये बताती है कि युद्ध की तस्वीर क्या है। उस इको में कांग्रेस नहीं आ रही। इतनी बड़ी चर्चा हुई कि भाजपा को इतनी बड़ी विक्ट्री क्यों मिली, उसमें कांग्रेस फिगर आउट नहीं होती। फिर भाजपा अगर नुकसान उठा सकती है तो क्यों उठा सकती है क्या? तो ये जो 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर निकलकर सामने आए, ये सपा और भाजपा को प्लस माइनस कर रहे हैं क्या? कांग्रेस उस लड़ाई में कहां खड़ी है? देखिए अमिताभ जी, जहां तक आपने बात बता ही दी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रारूप में उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवर्तन की आज आवश्यकता है। पिछले 3 दशक हो गए, आज ये जाति धर्म मजहब की राजनीति की वजह से आज उत्तर प्रदेश उपेक्षित महसूस कर रहा है। जैसे बेरोजगारी, किसानों की समस्या और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं, जिसमें मूल एजेंडे हैं ये। और निश्चित तौर पे अगर ये जाति समीकरण और ये इस गोलबंदी से उठ पड़ा तो मैं समझ सकता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हाल पिछले दशकों के तरीके जरूर होगा। लेकिन इस बार जो जनता है वो बिल्कुल साइलेंट वोटर की भूमिका में है, और जब साइलेंट वोटर होता है तो मैं समझता हूं कि परिवर्तन जरूर होता है। ठीक है रावत जी, देखिए हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए एजेंडा तो छेड़ दिया। ये 22 में लागू हो, 24 में लागू हो या 27 में लागू हो, इसका परसेप्शन उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जरूर बना। और मैं कह सकता हूं कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसको होना अति आवश्यकता थी। और ये होने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो कहा कि हम लोग राजनीति को बदलने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 140 उम्मीदवारों का चयन करेंगे, और हम लोगों ने उम्मीदवार दिए। आज कांग्रेस पार्टी पूरी विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है। वो बातें आगे, आज विषय के मूल तत्व को समझिए। आज कांग्रेस का भर्ती विधान चर्चा में नहीं, आज विषय के मूल तत्व को बहस के समझिए। मैं आलोक पांडे के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं। 17 छोड़ दिए, 19 में भी उत्तर प्रदेश में इसी फॉर्मूले पर वोट पड़ा जिस पे मैं बता रहा हूं। तो अभी तो 21 बीता है भाई, शुरू हुआ है। ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा ना। 50% नॉन यादव ओबीसी बीजेपी के खाते में रहा, उसने बीजेपी के माथे पर अखंड राजयोग की रेखा खींच दी। अब कोई विधान लागू करो, आप कोई नारा लगाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा? एक ब्रेक पर जा रहे हैं पांडे जी, 20 सेकंड का, 20 सेकंड बाद लौट के आ रहे हैं तो आपके पास हाजिर होते हैं। लीक करेगा? नहीं करेगा सर। लीक करता है, रोज करता है। कभी नहीं करता सर। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। लीक करेगा? नहीं करेगा सर। लीक करता है, रोज करता है। कभी नहीं करता सर। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। आलोक जी, एक और नई बात, मतलब नई तो नहीं, हाँ चीजें तो पब्लिक डोमेन में, लेकिन एक अद्भुत बात है जिसको मुझे लगता है आपके पास मुझे लेके आना चाहिए।
बीजेपी को पूरा ओबीसी, यादव भी जोड़ लीजिए, तो 53% वोट मिला, ठीक है ना। बीजेपी के टोटल वोट में 53% ओबीसी की हिस्सेदारी थी, राइट। जिसमें नॉन यादव कर दीजिएगा तो 48 और विद यादव 53। लेकिन बीजेपी ने इस बार टिकट दी ओबीसी को 35%, ठीक। यानी वोट था 53% और टिकट हुई 35%। समाजवादी पार्टी के पास उनके मिले कुल वोट में, है ना, 41% की हिस्सेदारी थी ओबीसी की, ठीक, 41 की। लेकिन उन्होंने इस बार टिकट दिया 42% को। लेकिन एक और आश्चर्य की बात, 17 में समाजवादी पार्टी को जो टोटल वोट मिला उसमें ठीक 50%, एग्जैक्ट 50% शेयर था मुस्लिम्स का, क्या। लेकिन ये चौंकाने वाली बात कह रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार टिकट दिया 16% को। इस बदलाव का इस चुनाव पर क्या असर देख रहे हैं आप? एक तो ओबीसी वाला फैक्टर और दूसरा ये एम फैक्टर। देखिए सर, हमें पहले ये देखना होगा कि जिसमें ये चुनाव अभी हम लोग लड़ रहे हैं 7 फेजेज में, हम अंतिम चरण पे आगे 7वें फेज में, इसमें बीजेपी लड़ रही है हिंदू टिकट से। बाकी सारी चीजें जो जाति है उसको बीजेपी पीछे करने का प्रयास कर रही है। इस बात को हमें समझना होगा। अभी कितना सक्सेस होगी भारतीय जनता पार्टी, ये समय के अनुसार देखना पड़ेगा। तो बीजेपी 2 रिस्क फैक्टर लेकर चल रही है। पहला ये कि वो अब जाति गोलबंदी से भारतीय या उत्तर प्रदेश की राजनीति को तोड़ने का प्रयास कर रही है। वो अपने उस प्रभाव में, जिसमें लाभार्थी वर्ग है, जिसमें ट्रिपल तलाक है, ये सारे ऐसे मुद्दे उठा करके लेके आ रही है जिससे कि धार्मिक और जाति गोलबंदी कुछ टूटे, खासकर हिंदू के आधार पर वोट पड़े। तो अगर इसमें उनको सफलता मिलती है तो चुनाव दूसरी तरह से जाएगा। और अगर सब जैसा आप कह रहे हैं अमिताभ जी, अगर इसी तरह से वोट पड़ता है, एक मिनट 80% चुनाव बीत गया, कहीं आपने हिंदू मुस्लिम डिवीजन सुन देखा क्या, जैसा पहले होता था? जी, पहले दूसरे चरण में तो कुछ दिखाई देता, वो तो रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। नहीं, अरे भाई हमारी भी आंखें हैं, केवल रिजल्ट से पता नहीं। हमने भी 90 के दशक के चुनाव देखे, वो नारे तो कहीं यहां लगे ही नहीं। हमने तो इतना गंदा डिवीजन देखा हिंदू मुसलमान का, वो नारे यहां सुना नहीं सकता जो लगते देखते थे मैं, इधर वालों से भी उधर वालों से भी। इस बार तो ऐसा नहीं हुआ, छुटपुट कोशिशें जरूर हुई, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना कि बरेली में बवाल हो गया, अलीगढ़ में बवाल हो गया। नहीं, कुछ छुटपुट की कोशिशें हुई व्हाट्सएप वाली, वो व्हाट्सएप तक दम तोड़ गई। वरना पहले तो नारा जो लगते थे वो यहां बताना नहीं मैं चाहता, असली चटक रंग उनसे आता था महाराज। देखिए मैं सिर्फ तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, वो धार्मिक आधार पर, क्योंकि जैसे वोट है, अब देखिए ओबीसी को बहुत ज्यादा वोट मिला, 48% तक मिला नॉन यादव का, लेकिन बीजेपी ने उसमें रिस्क लिया ना, उसमें उतने लोगों को मत नहीं दिया, उतने लोगों को थोड़ी टिकट नहीं दिया, तो वो रिस्क ले रही है। अब ये अलग बात है कि वो रिस्क उनका कितना सफल होगा। दूसरी बात ये आती है कि जो ओबीसी मत है और वो दलित मत है, सर दलित मत में जो नयन जाटव है वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी भूमिका तय करेगा। और दूसरा, मायावती जी इससे बेहतर चुनाव, ऐसा परसेप्शन है कि मायावती जी भी इतना बेहतर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जो जाटव वोट है वो कहाँ जाएगा? जी ठीक है आलोक जी, ठीक है। आलोक जी ने जो जाटव की बात कर, मतलब मायावती के वोट की बात की, उस पर मैं आना चाहता था, खैर उन्होंने बात उठा दी, अच्छा है। उस पर एक तथ्य हम लोग को ध्यान रखना होगा, उसको लेके भी बड़ा काइट फ्लाइंग है। जब से बसपा, जब मायावती बड़ी लीडर नहीं थी तब, उससे पहले से बसपा ने जब पहला चुनाव लड़ा तो उसका वोट परसेंटेज रहा 11 के आसपास का, 11+, ठीक। उसके बाद मेरी बात लिख लीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा, दूसरी चुनाव से आज तक बसपा का हाईएस्ट गया 34.5 तक, जब सरकार बनाई मायावती ने, ठीक। लेकिन 20 से कम नहीं गया कभी, ठीक। और हर बार मैं ये सुनता हूं कि मायावती का वोट भाग गया। मायावती के एमएलए भागते हैं आलोक जी, समझ लीजिए बात, आप भी समझिए ना, आगे काम आएगी भैया।
मायावती के एमएलए भागते हैं, मायावती का वोट नहीं भागता। और आंकड़ा बता दूं, एसएन सिंह के काम आएगा। इनके भी जो बालक हैं वो व्हाट्सएप पे अलग अलग प्रचार करते रहते हैं, क्योंकि तथ्य तो पता नहीं। 17 में जाटव वोट का 83% शेयर बसपा को मिला था। न भाजपा को उतना ठाकुर मिला, न ब्राह्मण मिला, न बनिया मिला, न अखिलेश यादव को यादव मिला इतने परसेंट में, जितना यूनाइटेड जाटव उनके साथ खड़ा। और नॉन जाटव में भी बहन जी का 66% की हिस्सेदारी, जितनी अखिलेश यादव की 17 में यादवों में हिस्सेदारी थी। कहां भाग रहा वोट भाई? ये कौन प्रचारित कर देता है कि बहन जी का वोट भाग गया, बहन जी के एमएलए भाग गए? ये बोलो तो मैं सहमत हूं। 2017 में आपको याद होगा कि जब चुनाव हुआ था तब कोई नहीं कहता था बीजेपी सरकार बनाएगी और मायावती के हाथी साफ किए जाने लगे थे। नहीं, आप मुझे सिर्फ आलोक जी मुझे ये समझाओ, मायावती का वोट किस चुनाव में 20% से नीचे गया? उनका बेंचमार्क बेस पॉइंट से नीचे तो उनका वोट कभी नहीं गया। वो जाग के चुनाव लड़े, वो सो के चुनाव लड़े, वो रैली करें, वो ना करें, वो घर से निकले ना निकले, फिर भी 20% वोट है। क्या मायावती जी इतने कमजोर तरीके से कभी दोबारा इससे पहले कभी भी लड़ी है? चलिए ठीक। एसएन सिंह जी, आपको लगता है कि मायावती का वोट भाग रहा है, कहीं फिसल रहा है? देखिए अमिताभ जी, जी आप कह रहे थे जी कि इधर का चुनाव सिर्फ जातियों पे चलेगा और बार बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, इधर का नहीं, पूरे प्रदेश का जाति सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। आप सुन लीजिए, पूरे प्रदेश में जी बोलने का मौका दीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, फिर मैं आपको जी मैं कह रहा हूँ सर, देखिए ऐसा कोई भी जाति नहीं है जिसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है अमिताभ जी, और चीजों में परिवर्तन होता रहता है। सुबह धूप तेज होती है और शाम को कमजोर होती है। एक ही चीज से हर चीज को नहीं नापा जा सकता है कि जब बारिश होगी तो हम नहीं छाता लगाएंगे तो भी नहीं भीगेंगे, जब बारिश होगी तो भीगेंगे। देखिए हमने 5 साल पहले हम सरकार में नहीं थे तो परसेप्शन दूसरा था, और 5 साल जब हम सरकार चलाए तो परसेप्शन बदल गया। अब लोग तुलना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी है या नहीं भारतीय जनता पार्टी है, जिसने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 100% लोगों के लिए काम किया है। इस नाते मुझे लग रहा है अमिताभ जी, तमाम जाति धर्म के लोग उस जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका था, मैं उसको बता दूं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ तो सारे लोगों ने कहा, उस समय मैं भी पत्रकार ही था, हम भी लिखते पढ़ते थे, यही इससे बड़ा गठबंधन देश में नहीं हो सकता है, लिहाजा ये सारा वोट जो है एक जगह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से विजय प्राप्त होती है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं अमिताभ जी कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल में किया है अनुशासित तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से, उसको सब लोग और अधिकांश लोग मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति के बंधन में बंधे हुए वो नहीं माने, तो भी उसका भारतीय जनता ठीक है पार्टी भैया, ठीक सिंह साहब, चंद्रशेखर पांडे के पास चलूंगा। उससे पहले एक बात कह के उस पर चंद्रशेखर पांडे भी अपनी टिप्पणी जरूर करें। जब टिकट बांटो नहीं, जब पार्टी में पदाधिकारी बनाओ तो जात देखो, गोत्र देखो, बीघा बिस्वा तक देखो, ठीक। जब टिकट बांटो प्रधानी से लेके और लोकसभा तक की तो जात बिरादरी गोत्र पहले देखो, खाप, ठीक। और जब टीवी पे आओ तो कहो जात बिरादरी इन सब से ऊपर उठ के वोट होना चाहिए, और हो रहा है, और सब जनता बदल गई। जनता तो बदल जाए, आप लोग बदलने दो तब ना। आप लोगों का तो बायोडेटा ही जितनों का मैं देखता हूं, मेरे पास तमाम लोग आते हैं सिफारिश के लिए कि इनको बोल दो टिकट में, उनको सबसे मोटे हरफ में यही लिखा होता है, जाति काछी, मेरे इलाके में इतने काछी हैं और मैं अच्छा चुनाव लड़के सीट निकाल सकता हूं। ये तो लिखते हो ना सब लोग। चंद्रशेखर पांडे, हम फिर उसी बात पर आते हैं। आप
एक नेताओं के साथ ये भी होता है, जब नेता मेरे घर में तो बड़ा पराक्रमी, दूसरे के यहाँ चला जाए तो बोले इनके बस का कुछ नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। ठीक, हमने देखा है, सब लोगों पे ये बात लागू होती है। भाजपा से स्वामी मौर्य आए तो भाजपा वालों ने कहा कि स्वामी मौर्य की हैसियत कुछ भी नहीं है, वो अपने चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक, जब वो बसपा से आए थे तो इन लोगों ने रेड कारपेट वेलकम किया था, कहा था स्वामी जी आ गए, अब कोई दिक्कत ही नहीं, वो अपनी जात के सबसे बड़े नेता हैं। ठीक, आपके यहाँ भी यही स्थिति है, स्वामी प्रसाद है तो आप के लिए अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो छोड़ जाएंगे तो आप भी कहोगे इनके बस का कुछ नहीं था, वो चलता है। लेकिन मैं फिर वही समझना चाह रहा हूं, आपके एलाइज इस वक्त और भाजपा के एलाइज, यानी लड़ाई है ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल और स्वामी मौर्य, ये एक पाला, और दूसरा पाला अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद। ठीक, इसका गुणागणित कैसे समझ रही सपा, क्या स्थिति है? देखिए, हमने जैसा अभी आदरणीय विकास जी आपको बताया कि बेसिकली क्या होता है कि हर चीज का, क्योंकि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल जी के साथ में वहां पे थी, और अनुप्रिया पटेल जी के खिलाफ पटेल समाज के अंदर एक जबरदस्त आक्रोश है। वहां पे जो धनी पटेल है, जो सामर्थ्यवान पटेल है, जिनकी तादाद ज्यादा से ज्यादा आधा से 1% में है केवल, वो शेष 99%, 90% या बहुसंख्यक जो पटेल समाज है उसके साथ बेहद नाइंसाफी या उनके हक को मार रहे, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वहां का पटेल समाज के अंदर इस बात की बड़ी पीड़ा है। यही मात्र कारण है कि आज की डेट में जो पल्लवी पटेल जी को, हमारे राजमाता जी को, जो अपना दल हमारा किए है, उसको जो जबरदस्त जन समर्थन, उत्साह, उल्लास का जो माहौल है, वो इसलिए है कि पटेल समाज को एक नया अपना पटेल नेता के रूप में एक नया नेतृत्व मिल चुका है। इसलिए हम निश्चित रूप से अभी उनको इम्तिहान देना, अभी इम्तिहान में बैठना है, अभी नेतृत्व नहीं मान सकते, अभी तो इम्तिहान है। पहले मेंस में बैठेंगे फिर। हाँ जी, उसके अलावा अब अगर आपके यहाँ राजभर साहब टेस्टेड व्यक्ति हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल नहीं, वो 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा करके पूरी सत्ता में मुखालफत करके रहे हैं, और हम आप देख रहे हैं कि उनका परिणाम, उनका जो मेहनत है वो किस कदर है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूरे बेस से साफ करने के लिए वो पर्याप्त है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारी गठबंधन है, वो निश्चित रूप से ज्यादा सफल स्थिति में है, ज्यादा संभावना की स्थिति में है, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमारे खिलाफ कोई नकारात्मक माहौल नहीं है। चंद्रशेखर, एक बात बताइए, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात, आपको आपके वोट में 50% की खरी हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की, और उसको टिकट दी आपने 16%। ये एक सपा में मेजर शिफ्टिंग है, राइट फ्रॉम मुलायम जी टू अखिलेश जी। ठीक, पूरे जन्म से अब तक की यात्रा में ये सपा ने बहुत बड़ी शिफ्टिंग की है अपने कार्यशैली में। इसकी कोई खास वजह? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट वजह है। बेसिकली क्या है कि जो टिकट वितरण होता है वो हमारे आंतरिक सर्वे और हमारे जो नेता हैं उनकी गौर माठा कर दिए, इनकी एहसन सिंह जैसी बात बताने लगे कि राष्ट्र चिंतन। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूरी बात हो जाएगी, पूरी बात हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। इस बार समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे मुस्लिम प्रतिनिधित्व नेता हैं, उन सभी के अंदर एक भाव था कि देखिए, इस बार आप ये परवाह मत कीजिए कि मुस्लिम को कितने टिकट दिए जा रहे हैं। ये बात बोलो ना, अब आप बताने लगे सर्वे, ये बात बोलो, ये बात ठीक समझ में आ जाएगी। सर्वे का मतलब ये कि हमारे यहाँ ये सर्वे में आया कि इस वक्त हमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं देखना है, बल्कि एक चीज देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम करती है उसको रोकना है, जो समाज है उसको एहसन सिंह, आप भी इस बात से सहमत है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार 50% वोट शेयर वाले उसको वर्ग को 16% टिकट सिर्फ इसलिए दी कि इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम पर नहीं ले जाया जा पाए? एहसन सिंह, देखिए, आप इनके बयान को देख लीजिए, अगर ऐसा करना था तो सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार करने वाले आजम खान साहब को टिकट नहीं दिए होते।
अगर इनको ऐसा करना था तो एक मैसेज, अरे भाई 50% वोट मुसलमानों का है उनके पास, उनके टोटल वोट में आधी हिस्सेदारी मुसलमानों की, वो 16% तो टिकट दिए महाराज। अब आप ये करें 50% वोट में 1% भी टिकट न दो, गजब हो जाएगा फिर तो। आप इनके बयान को देख लीजिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए किस तरह से सुंदरकांड को अपमानित करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे रहता है और किस तरह पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। सरदार पटेल की जयंती पे किस तरह से जिन्ना जी का नाम लिया जाता है। कहाँ चला जिन्ना भी नहीं चला महाराज। उत्तर प्रदेश इस बार दूसरे मूड में है, दूसरे फ्लेवर में है। वो जिन्ना फिन्ना को बहुत जल्दी जल्दी डिलीट मार रहा है, अब वो दूसरे फ्लेवर में चल रहा है। नहीं मांग रहा है, किसी को भूलेगा नहीं कि आपकी सरकार आते ही जो सीरियल ब्लास्ट कराते हैं, आप उन अपराधियों को। ठीक एसएन सिंह, अभी रुकना होगा। भारतीय जनता पार्टी को शिया मुसलमानों का वोट मिला और कुछ सुन्नी मुसलमानों का भी वोट मिला, तो बीजेपी के पास जो वोट शेयर था 2011-17 में, उसमें 2% की हिस्सेदारी मुसलमान की भी थी, 2% की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इस वजह से कि एक भी लड़ाओगे तो वो जो हमारा एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, जो एक वो है एग्रेशन है, वो डाइल्यूट हो जाएगा और लड़ाने से भी कुछ मिलना नहीं। ठीक, तो जिस वजह से भाजपा ने अपने पैर पीछे खींचे, उसी वजह से अखिलेश यादव ने फैसला किया। इसलिए कोई उसको बहुत बड़ा वैचारिक तंबू के भीतर मत खड़ा करिए। विशुद्ध राजनीति है, विशुद्ध फैसला है। रावत साहब, उत्तर प्रदेश की जटिल राजनीति ऐसे गलियों से होकर गुजरती जो आपने इतनी देर में सुना, क्या उसमें कांग्रेस और प्रियंका जी कहां हैं भैया? कहां गाड़ी घुसा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? गलियां तो आपने देख ही ली, कितना शार्प वो है सिस्टम, और एक एक चीज कितनी माइन्यूट ध्यान में रखनी पड़ती है, तब चुनाव की रणनीति बनती है। या कांग्रेस ने ये सोच लिया कि हम एक प्रयोग करके देखते हैं, पूरी आबादी छोड़ो, आधी आबादी पे फोकस करो और इसका रिजल्ट देखो। रावत जी, देखिए अमिताभ जी, हार जीत और इस तरह की बातों पे मैं 10 मार्च की बात में आपके साथ रहूंगा तो मैं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार जातीय, मजहब, धार्मिक, इन सबसे ऊपर उठ करके हम लोगों ने जिस तरह से आपको पहली बार में बताया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने महिलाओं की हिस्सेदारी तय की, और इस बार का एजेंडा स्पष्ट तौर पे जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 140 महिलाओं को टिकट देकर के ये स्पष्ट तौर पे रुख अपनाया है कि हम लोग महिलाओं की हिस्सेदारी तय करने वाले हैं। अब इसमें लाभ हानि कोई भी हो, लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में ये पूरे देश में भी लागू होगा, तो मैं समझता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश की 22 की नहीं है, ये लड़ाई 24 की है, 27 की है। हम लोगों की स्ट्रेटेजी पूरी बनी हुई है, और इस बार जो जनता है बिल्कुल जो है हर चीज को देख करके वोट करने वाली है। इन लोगों ने हर बार देख के वोट देती भैया, को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, हर बार इस बार वही मैं कहना चाह रहा हूं, इस बार सबको देख लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, उसको जनता देख करके वोट कर रही है। ठीक है, एक 20 सेकंड का इंटरवल मुझे लेना है, उसके बाद आलोक जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं सवाल छोड़ देना चाहता हूं आलोक जी के लिए। बीएसपी का जो टोटल वोट था, जिसके बारे में बड़ी चर्चा होती है, बीएसपी का वोटर भाग गया, बीएसपी का वोटर भाग गया, बीएसपी, ऐसा लगता है जैसे गुड्डू का लड़का है, मेले में खो गया है और चुन्नू पकड़ ले गए। इतना भी सरल नहीं होता। मैंने कहा बीएसपी का विधायक और सांसद तो टूटने की 1000 खबरें हैं, घटनाएं हैं। बीएसपी का वोटर इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे लॉयल वोटर है। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे लॉयल वोटर अगर कहीं है तो बीएसपी के पास है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग बीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है।
केसीमरम व तेलम 1957 से दर्द पे असरदार। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तेलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तेलम 1957 से दर्द पे असरदार। आलोक जी, वही मेरा सवाल, 17 में भी बीएसपी के पास एससी और एसटी सेगमेंट से उसके टोटल वोट का 60% आया था। उतनी बल्क में अथॉरिटी और भरोसा अपने वर्ग में मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है। जिस वर्ग का वो ये कहती हो कि हम उस वर्ग की चैंपियन है, उस वर्ग की पार्टी है, उसका 60% से ज्यादा हिस्सा उसको वोट करे। आलोक जी, हाँ देखिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो चुनाव 2 तरह से लड़ा जा रहा है, पक्ष और विपक्ष। जो विपक्ष है वो लड़ रहा है जातीय गोलबंदी पर, पक्ष भी लड़ रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो निखालिस जातीय गोलबंदी पर है। क्योंकि भारत की राजनीति हो चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, जात के बगैर नहीं जीती जा सकती है, बिल्कुल सच्चाई है, हम सब सबसे सहमत हैं। लेकिन जात के साथ एक नया प्रयोग भी चल रहा है। अब वो नया प्रयोग अगर सफल होता है तो योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी सत्ता में आएगी। और अगर पुरानी ट्रेडिशन जो चल रही है, जातीय गोलबंदियां और जात के आधार पर वोट, तो सीधी सी बात है, फिर सत्ता बदल जाएगी। नहीं, आलोक जी, मैं दूसरी बात कर रहा था। मेरा प्रश्न आपसे दूसरा था, जातीय समीकरण दुरुस्त करने का जितना व्यापक और सघन होमवर्क भाजपा करती है, उतना तो कोई करता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तो ये आपका नए गलत बात, फिर तो ये बात तो विपरीत हो जाएगी ना। ये तो आप ऐसे करें जैसे बीजेपी जातीय चीजों को दरकिनार कर देती, ऐसा कभी नहीं हुआ। बीजेपी जिला संगठन भी बनाती है तो उसकी लिस्ट 3 बार बदलवाती है, देखती है कहती भाई इस जात का आदमी क्यों नहीं है इसमें। एक्चुअली सर, उसको और गहराई से अगर हम देखें कि 2 चीजें, जातिवाद के बगैर, मैंने पहले कहा था कि जाति के बगैर तो कोई चीजें चल ही नहीं। तो आप भी कह रहे हो ना कि भाई, आपने अभी कहा विपक्ष जाति के आधार पर चुनाव करवाना चाहता है, बीजेपी और दूसरे मुद्दों पर कराना चाहती है। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा था कि बीजेपी जितना माइक्रो मैनेजमेंट कास्ट का करती है, उतना बाकी पार्टियां करने में सक्षम ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर ओबीसी को इतनी ही फिर सीटें मिलती इस बार भी, जितने प्रतिशत उनको मत मिला था। इस बार तो बीजेपी ने उस आधार पर नहीं दिया टिकट ओबीसी को। इसका मतलब है कि बीजेपी जात के ऊपर भी खेलने की कोशिश कर रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर। इसको सर समझना होगा कि बीजेपी जा रही है, एक रिस्क फैक्टर ले रही है। अच्छा ठीक है, एसएन सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का मुद्दा है, कोई तात्कालिक घटना ऐसी, क्योंकि देखिए मुद्दा तब बनता है जब प्रोवोकेशन हो। ठीक, अयोध्या तब तक बहुत फलदायी रही राजनीति में जब तक वहां 3 गुंबद रहे। गुंबद गिरे, अयोध्या राजनीति में फलदायी नहीं रही। घटते 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 कहां पहुंच गई पता ही है। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, अयोध्या का जो पॉलिटिकल रिलेवेंस था वो 3 गुंबद जिंदा रहने तक चरम पर था और उसके बाद जमीन पे आ गया। ठीक, गुंबद गिरने के तत्काल बाद भी सरकार रिपीट नहीं हुई। ढांचा था तो जय जय क्या, और उसके बाद अयोध्या में कभी विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास के कॉल पर, चाहे सावन मेला हो चाहे कोई हो, है राम सीता विवाह का अवसर हो, कोई हो, राम जन्म नवमी का हो, कभी भी 50,000 आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। जब ढांचा था तो बिना बुलाए 3 लाख 4 लाख आदमी इकट्ठा होता था। एसएन सिंह साहब, मैं ढूंढ रहा हूं हिंदू वेव इलेक्शन में तब चली जब कोई पॉलिटिक ऐसा मुद्दा हुआ जिसमें एग्रेशन हो, जिसमें उत्तेजना रही हो।
अभी मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई मुद्दा, आपको लग रहा है क्या? अभी तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है। मुझे अमिताभ जी, मुझे 2 मिनट का जी बिल्कुल बिल्कुल पहले आपने 2 चीजें कहा। पहले अभी हमारे पत्रकार भाई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका जवाब देते हुए आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करती है और जाति आधार पर। देखिए, एक जिलेवार चीजें चलाना और प्रदेश चलाना, दोनों का वर्गीकरण कर दीजिए और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो जाति विशेष के लिए हो, धर्म विशेष के लिए हो। 100% के लिए हमने काम किया और दूसरे लोग बिजली की भी जाति बना देते थे। अब आप आ जाइए धर्म के बारे में। आप देखिए, हम नफे नुकसान के हिसाब से कार्य नहीं किए। हम जब अमिताभ जी सरकार में नहीं थे और जब सरकार में हैं, फाउंडेशन डे से भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने इस एजेंडे में परिवर्तन नहीं ले आया कि वहां अयोध्या में कोई और चीज बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं और सबको करना चाहिए। अगर सभी धर्म के लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं कि भगवान राम में उनकी आस्था और उनका मंदिर बनना चाहिए। तो आज मंदिर बन रहा है और मुझे लग रहा है कि भीड़ अब भी उतनी ही इकट्ठा होती है जितनी आवश्यकता होती है। ठीक है एसएन सिंह साहब, मैं समय कम है, मैं छोटा सा कमेंट चंद्रशेखर से लूंगा। जो बात आलोक पांडे ने कही और जिसको इंडोर्स किया एसएन सिंह ने, उसी पर मेरी एक थोड़ी सी राय अलहदा है। 2017 में अयोध्या में शिलान्यास नहीं हुआ था मंदिर का, ना मंदिर बनना शुरू हुआ था क्योंकि अदालत का फैसले नहीं आया था। तो 17 में जितना वोट डाला अयोध्या सदर सीट जहां पर मंदिर है, जहां जन्मभूमि है स्थित, उससे कम वोट इस बार पड़ा। जब मंदिर का शिलान्यास हो गया, 580 साल की अभिलाषा पूरी हो गई, भगवान राम का दिव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया, मैं अनुमान कर रहा था अयोध्या में 80-85% वोट पड़ेगा। वहां तो 17 से भी कम पड़ा। चंद्रशेखर, ऐसा क्यों हुआ? देखिए अमिताभ जी, मैं ये मानता हूं ये जो वोट कम पड़ने का एक वजह ये भी है कि वहां पे पहले क्या था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को एक बड़ा इशू बना दिया था और बड़े बड़े वायदे कर दिए थे। और मैं ये मानता हूं कि इस बार में ये जो वोट प्रतिशत घटा है, निश्चित रूप से ये हमारे जो सरकार के खिलाफ का वोट है वो नहीं घट सकता है। ये जो सरकार के पक्ष में, या यूं कह लें कि भाजपा के पक्ष में एक जो मोमेंटम अयोध्या में खड़ा होता था हर बार, वो इस बार मोमेंटम नहीं बना है। और बात सिर्फ अयोध्या का नहीं है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस बार पूरे चुनाव में कहीं भी धार्मिक मोमेंटम नहीं खड़ा हुआ है, पहली बात। और बीजेपी का जो जाति माइक्रो मैनेजमेंट है वो इस बार उनका बुरी तरीके से ना सिर्फ बिखरा है बल्कि लड़खड़ा गया है। और आज की डेट में समाजवादी पार्टी ने बैकवर्ड वोट बैंक पे जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया है और जिस तरीके से हमने अपना परिवार कुनबे को बड़ा किया है, वो हमको परिणाम के रूप में इस 2022 के चुनाव में मिलने जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा साफ दिखाई। ठीक बात। मैं एक बात आई कि भाई जाति का मैनेजमेंट, जाति का प्रबंधन राजनीतिक दलों में, मेरा मानना है ये अछूत चीज नहीं, अस्पृश्य चीज नहीं, घृणित चीज नहीं। जब जात है तो उसका प्रबंधन भी होगा चुनाव में। चुनाव क्या वहां मुमुक्ष आश्रम में लड़ेंगे जाके आज लोग? नहीं ना, जनता के बीच में लड़ना है ना। तो जैसा समाज वैसा राजनीति का प्रबंधन करना होगा। इसमें हिपोक्रेट क्यों बनते हैं? जैसे आलोक जी भी करे थे, जात का मसला नहीं, वो हिंदुत्व ने, अरे भाई प्रैक्टिकल बात बोलो ना। मैं एक उदाहरण रखता हूं, एसएन सिंह कहे उनकी बात समझ में आती है, वो भाजपा के प्रवक्ता है, हम आप तो प्रवक्ता नहीं ना भाजपा ने सपा के। एक उदाहरण रखता हूं, अब अगर एक 20 सेकंड का ब्रेक ले लें, तुरंत लौट रहे हैं। प्रयाग बीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है? इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। प्रयाग बीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग
क्वालिटी बेमिसाल। लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। तो मैं कह रहा था आलोक भाई, अभी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अंतिम विस्तार जो अभी हुआ है यूपी चुनाव से कुछ वक्त पहले, उसमें बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के भीतर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस बार जो मंत्री बने हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं और किस किस जाति से हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, कोई घूंघट प्रथा है क्या? लेकिन फिर वो कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप्पी नहीं चलेगा ना, बताया ना। और पोस्टर भी लगे, होर्डिंग भी लगे, बघेल, कुर्मी, कोयरी, धानुक, बताया गया ना। तो ये जाति नहीं है, ये क्या है, धर्म है। पाल गरड़िया बताना धर्म है कि जात है? भैया सिंह साहब, जात है ना, तो इसमें क्या बुराई है? फिर मानो ना छाती ठोक के। हम ये बताए, हमने उसके द्वारा भी मैसेज दिया कि हम तो मानो ना, फिर उसमें ये हिपोक्रेसी नहीं करो। ना ना ना, इधर मुंह करो तो बता दो, उधर मुंह करो तो कह दो नहीं, ये नहीं। इनसे जातियां भी नाराज होती हैं, वो कहती मंच पे आप हमारा नाम लेने से क्यों डरते हो? फिर ये भी तो मसला है भाई, जिनसे आप वोट मांग रहे हो, जिनके लिए आपने उम्मीदवार तय किए। अच्छा, एक बात और कहूं अपने सारे मित्रों से, यहां सहमत नहीं होंगे, टीवी पे मजबूरी भी है, लेकिन पीछे सब सहमत हो जाते हैं। अच्छा, जो पार्टी में जो इलेक्शन मैनेजमेंट देखने वाला ग्रुप होता है, एहसन सिंह और चंद्रशेखर, वो जब दौरे लगाता है नेताओं के, क्या तो उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या ये नहीं होता कि भाई एसपी सिंह बघेल को वहां भेजो, वहां बघेल पाल वोट बड़ा है? क्या ये नहीं होता? क्या यही होता ना? और माता प्रसाद पांडे को कन्नौज भेजो, एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या ऐसा किसने किया कि नहीं, पर्ची एक उसमें डाल दो बाउल में और पर्ची उठा लो, जहां का आ जाए वहीं आदमी को भेज दो? नो नो, चुनाव लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट है चुनाव, चुनाव प्रबंधन एक पूरा शास्त्र है मित्र। तो इसमें हिपोक्रेसी क्यों? भारत के सामाजिक जीवन के रक्त प्रवाह में जातियां हैं। एक बार मैंने कहा भी था, उससे शायद आप लोग सहमत होंगे। भारत में आलोक जी, कानून आपको, संविधान आपको धर्म बदलने की इजाजत देता है, जात बदलने की नहीं। ये जानकारी है ना, इसलिए जात बड़ी चीज है। और जब भी धर्म और जाति में आप खेलने जाएंगे तो धर्म की गांठें खुल सकती हैं, जात की नहीं खुलती ना, ना नहीं खुलती ना भाई। कोई तो कारण होगा। अगर ब्राह्मणों का वोट कितना मिला बीजेपी को 17 में, उसके अनुपात में इस बार टिकट ज्यादा है, तो वो इसी कारण से ज्यादा है कि भाई अगर ये मैसेज है कि ब्राह्मणों को लग रहा है कि हम थोड़ा एलिनिएट हो गए, थोड़ा दूर हो गए पावर कॉरिडोर से, तो ज्यादा टिकट देके मैसेज दो कि नहीं। यही मैनेजमेंट है ना। बीजेपी को जो अपर कास्ट का वोट था वो 31% था, और 31% के तुलना के समानांतर बीजेपी ने इस बार 43% टिकट दे दिए। इसीलिए ना कि ये भाव नहीं आए कि हमने आपको भुला दिया। और वही मैनेजमेंट ये भी कर रहे हैं, वही मैनेजमेंट बहन जी भी कर रही है। लेकिन हां, मैं फिर उस बात को रिट्रेट करूंगा, अब की हो जाए मुझे नहीं पता,
मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन अभी तक मायावती की पार्टी का वोट जो है प्रतिबद्ध वोटर, वो कभी नहीं गया लहर किसी की रही हो, सपा की रही हो, भाजपा की रही हो, किसी की रही हो। हां, उनका विधायक कभी टिका नहीं, सांसद कभी टिका नहीं, ये भी तय है। उसको हर कोई तोड़ लिया, कभी ये तोड़ लिए, कभी वो तोड़ लिए, ये भी ठीक है। उसके कारण है, मैं बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं मित्र, सबसे लॉयल और ईमानदार वोटर अगर किसी पार्टी ने कमाया है तो वो बसपा। और सबसे अस्थिर और गैर प्रतिबद्ध, गैर मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखने वाले जनप्रतिनिधि किसी पार्टी ने जिता के भेजती है तो वो भी बसपा है। पार्टी कोई नहीं पता रहता कि ये विधायक कब तक टिकेगा। राजस्थान में 6 जीत के आए थे, मायावती जी को टेलीफोन भी नहीं किए, वो सब लोग कांग्रेस को समर्थन दे दिए, गहलोत जी को। ये है ना, बाकी और कोई दल होता तो कम से कम दिल्ली आता, बात विचार करता, वहां का आदमी नहीं। उसका कारण है आप टिकट जिस तरीके से देते हो तो उसमें आपको लॉयल्टी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मिठाई दे के आया और मिठाई जहां मिली वहां चला गया, बात खत्म हो गई। मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां मिले वहां खाओ। आलोक जी, ठीक बात है ना? लेकिन उसका वोटर नहीं भागता। और शायद इसलिए मैं कई बार इस बात को समझता हूं और बहुत अंदर से होता हूं कि शायद ये जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है और दलित वर्ग है हमारा ना, वंचित वर्ग, ये औरों से ज्यादा ईमानदार है इस मामले में। क्या जानता है कि बसपा की सरकार आ पाएगी मुश्किल है क्या, फिर भी 20 से 22% वोट उनके साथ खड़ा है ना पहले दिन से। उसको भरोसा है अपनी नेता में। ये ईमानदारी है, ये प्रतिबद्धता है दलित की, इसका स्वागत करना चाहिए हमको। और अंत में मैं एक अपनी बात को फिर वो करूंगा कि ये जो मैच है, ये जो सहायक कलाकार है ना चुनाव के फिल्म में, उनके रोल पे फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी तय होगा। मुख्य कलाकारों का मामला हो गया जितना होना था 5 चरण में। अब ये जो सहायक हैं, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचल, लालजी वर्मा, ये लोग कहां तक चलेंगे, यही लोग ये तय करेंगे कि स्थिति किसके पक्ष में है और किसकी पत्री में राजयोग। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड बस, मुझे बाइंड अप करना है। मैं आपका ये अनुमान जानना चाहता हूं कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये लोग। नहीं, ये कहना यहां ठीक नहीं, ये फिर तो निर्णय सुना देना हो जाएगा। मैंने कहा सब कुछ इसी पर टिका है। जिसको इसका जवाब पता है उसको पता है सरकार किसकी बन रही। फिर वो चुनाव आयोग की मर्यादा का हनन है ना, वो जनादेश का भी अपमान है मित्र। मैं कभी इस प्रिडिक्शन में नहीं पड़ा जीवन में, नेवर। ये प्रिडिक्शन जनता के मुंह से ही आना चाहिए। हम लोग अपनी बात एक पायदान पीछे ही रखें। इस देश की, इस प्रदेश की महान जनता जिसको सुनाए। भाई हम लोग भी क्या करते, घर में कोई बड़ी बात होती है तो घर का जो सबसे प्रमुख सदस्य होता है कहता वो अनाउंस करेंगे, है ना, बाबा अनाउंस करेंगे, बाबूजी अनाउंस करेंगे, है सम्मान के लिए। तो ये सरकार किसकी, ये जनता को अनाउंस करने दीजिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।